फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। यहाँ जो मेरा ओपिनियन है वो आपके साथ यहाँ पे शेयर करेंगे। जो फंडामेंटल हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि IRFC के बारे में वो पूरी डिटेल में कवर करेंगे। जो लोग यहाँ पे नए बने हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इस वीडियो का कोई भी मोटिव बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन देना नहीं है, ओनली एजुकेशनल गेन करना है। कैसे हम फाइनेंशियल को एनालाइज करें जो प्राइस एक्शन हो रहा है उसके कंपैरिजन। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। तो ये दोनों यहाँ पे आपकी हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही किसी स्टॉक में यहाँ पे निवेश करें। यहाँ पे अगर IRFC का मार्केट कैप देखोगे तो यहाँ पे 72,000 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप हो गया है। करंट प्राइस यहाँ पे 55.8 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और इसने 56.5 का यहाँ पे हाई बनाया था। अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 11 के आसपास है और जो लो से मूवमेंट हुआ है ये यहाँ पे 35 रुपीज़ का, यहाँ पे 36 रुपीज़ का यहाँ पे लो से मूवमेंट हो गया है। और लो कितना था यहाँ पे 20 रुपीज़, तो यानी 20 रुपीज़ में 36 रुपीज़ का एडिशन ऑलरेडी हो चुका है। बुक वैल्यू जो इसकी है यहाँ पे वो देख सकते हो 36 के आसपास बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 2.69 है। ROE और ROC यहाँ पे देख सकते हो, एक 5 के ऊपर है, एक 14 के आसपास है। फेस वैल्यू यहाँ पे 10 है। बेसिक इन्फॉर्मेशन ये सारी चीज़ें आपको सभी बता देंगे यहाँ पे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, क्या ये इस प्राइस पे ये वैल्यू शेयर है कि नहीं है, वो चीज़ यहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर हाँ यहाँ पे कंपनी पे डेप्थ देखें तो यहाँ पे डेप्थ यानी कर्जा कंपनी पे 4,10,000 करोड़ का है, जो कि मार्केट कैप से कहीं ज़्यादा है। तो यहाँ पे कर्जा लेके ही फाइनेंस करती है वो भी इंडियन रेलवे को। तो इस कारण से यहाँ पे जो इसका डेप्थ है ये यहाँ पे उतना ज़्यादा यहाँ पे वैलिडेट नहीं होता कंपेयर टू दूसरी कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये फाइनेंस सेक्टर है, तो इसमें यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कर्जा होगा, तभी ये ज़्यादा ब्याज दर में यहाँ पे पैसे देगी, कम ब्याज दर में किसी से लेके, तभी तो इनको प्रॉफिट होगा। अगर बात करें यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, तो यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 10 के आसपास पहुँच गया है, जबकि इतना होता नहीं था। इसका एवरेज भी अगर देखें तो 5.5 के आसपास है, तो यानी एवरेज से ऊपर है। बट यहाँ पे मार्केट कैप IRFC का अगर आज की डेट में देखें फाइनेंस सेक्टर में टॉप 1 पे पहुँच गया है। अब टॉप 1 पे पहुँचा है, क्या इसका इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिजनेस क्या है, बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है। अगर ट्रैक रिकॉर्ड उठा के अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर नज़र आएगा कि यहाँ पे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का जो बिज़नेस है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट क्या बढ़ रहा है कंटिन्यूसली। 12 क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट है ये थोड़ा सा अभी यहाँ पे कम हुआ था और हाईएस्ट की ओर यहाँ पे ये अग्रेसर हो गया है। ये 3 क्वार्टर में हाईएस्ट के आसपास आया था, 3-4 क्वार्टर। तो यहाँ पे वो हाईएस्ट की ओर जा रहा है। अब यहाँ पे बिजनेस बढ़ा है तो खर्चे भी बढ़े होंगे, यानी ये इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे किए होंगे, तो ये इंटरेस्ट भी ज़्यादा हाईएस्ट एवर यहाँ पे इंटरेस्ट भी इन्होंने पे किया है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। और अगर बात करें ईयर वाइज, तो ईयर वाइज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ईयर वाइज में बिजनेस में आपको ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दिखाई पड़ रहा है, और बट यहाँ पे इंटरेस्ट यहाँ पे कुछ ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ पे पिछले ईयर के कंपैरिजन में जो TTM ट्रेलिंग 12 मंथ का जो नेट प्रॉफिट आया है वो यहाँ पे कम आया है। अगर बात करें यहाँ पे बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट में इनके पास कितना अपना पैसा है यहाँ पे,
तो अगर बैलेंस शीट में देखोगे तो रिजर्व इनके पास ये 32,400 करोड़ का यहाँ पे इनके पास रिजर्व है, और ये बोरोइंग भी अच्छी खासी यहाँ पे उठा के रखे हुए हैं। और अगर बात किया जाए यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में किसके पास कितना माल पड़ा हुआ है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में 86% के आसपास यहाँ पे प्रमोटर के पास माल पड़ा हुआ है, FII के पास 1.14, DII के पास 2.02 और सारा का सारा जो माल पड़ा हुआ है पब्लिक के पास। अब मुद्दे की बात ये आती है, जब सारा माल पब्लिक के पास है तो शेयर प्राइस में अपसाइड मूवमेंट क्यों हो रहा है? पहला जो फैक्टर है वो है यहाँ पे कि गवर्नमेंट यहाँ पे OFS ऑफर फॉर सेल यहाँ पे ला सकती है। इस कारण से यहाँ पे पहले प्राइस को दौड़ाया जाता है, उसके बाद यहाँ पे एक कुछ डिस्काउंट पे यहाँ पे शेयर को यहाँ पे सेल किया जाता है। ये होती है स्ट्रेटजी ऑफर फॉर सेल के पहले। और यहाँ पे प्राइस एक्शन यहाँ पे इसी कारण से हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट को अपना स्टेक जो है यहाँ पे 86% से गिरा के 75% के नीचे लाना है। कितना? 75% के नीचे लाना है। तो जब 75% के नीचे लाना है तो प्राइस में मूवमेंट क्यों कराया? अगर 20 रुपये का यहाँ पे शेयर होता, उसमें अगर डिस्काउंट देती गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट को यहाँ पे क्या उतना पैसा फंड राइज नहीं कर पाती और ये लॉस होता। तो ऑलवेज आप अगर देखोगे तो OFS के पहले, ऑफर फॉर सेल के पहले प्राइस को दौड़ाया जाता है गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी का, मैं ज़्यादातर यहाँ पे बोला हूँ। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, कुछ डिस्काउंट दे के QIP या ला देते हैं या ऑफ़र फॉर सेल ला देते हैं। ये चीज़ें चलती रहती हैं। जैसे हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयर को अच्छा खासा यहाँ पे दौड़ाया गया, उसका फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग था, बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपना जो स्टेक है 5% के डिस्काउंट प्राइस पे यहाँ पे QIP के जरिए यहाँ पे स्टेक को सेल किया है। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है IRFC में। अगर यहाँ पे देखोगे आप तो एक पोल एंड फ्लैग का पैटर्न दिखाई पड़ रहा है। टेक्निकल चार्ट में ये हमारा हो गया पोल और ये हमारा हो गया फ्लैग। अब जब पोल एंड फ्लैग बन गया है तो इसका टेक्निकल टारगेट थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। ये जिस प्राइस पे है यहाँ से कितने का मूवमेंट हुआ है, 33 से लेके 50 तक या 53 भी मान सकते हो। तो यानी 20 रुपये का मूवमेंट हुआ है। 53 से यहाँ पे 20 रुपये का मूवमेंट जो है, अगर 50 भी लेते हैं तो 70 का टारगेट मेरे को इमीडिएट तौर पे यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पे दिखाई पड़ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 70 का टारगेट आएगा ही। चार्ट जो है पोल एंड फ्लैग के फॉर्म में फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए यहाँ पे चार्ट का ब्रेकआउट अगर यहाँ पे जो दिखाई पड़ रहा है उसका जो टेक्निकल टारगेट है वो 70 के आसपास है। मेरी फिर से यहाँ पे अपील है यहाँ पे कि कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन मैं यहाँ पे अपने चैनल पे नहीं देता हूँ। प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसर्न करने के बाद ही किसी स्टॉक में यहाँ पे निवेश करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।